चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. टुडे वी आर ऑन फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 11. आज हम लोग फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 का, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेंट्स जो जहाँ पे हम लोग ने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करने वाले. बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, जस्ट आई वांट टू जस्ट गिव अ क्विक रिकैप कि हम लोग ने अब तक क्या क्या देखा है. पहले हम लोग ने डिस्कस किया था पूरा सिलेबस. अराउंड 12th में वी हैव अराउंड 12 टॉपिक्स. पहला टॉपिक दैट इज बिजनेस फाइनेंस, सेकेंड टॉपिक दैट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स. फिर शेयर्स का करस्पॉन्डेंस चैप्टर नंबर 6, डिबेंचर्स का करस्पॉन्डेंस चैप्टर नंबर 7, डिपॉजिटर्स के साथ करस्पॉन्डेंस चैप्टर नंबर 8. ये खत्म होने के बाद चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी, हु विल कन्वर्ट आवर फिजिकल शेयर्स टू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स. द डीमैट फॉर्म में शेयर्स कन्वर्ट करने वाला डिपॉजिटरी. इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, एक है NSDL एंड एक है CDSL. फिर वी हैड सीन चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. सर शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करते हैं, डिबेंचर डिपॉजिट्स के ऊपर भी पे इंटरेस्ट. फिर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में जो हम लोग टॉपिक नंबर 11 हमने स्टार्ट किया है. फिर नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 12 दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द स्टॉक एक्सचेंज. ये खत्म करने के बाद हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 बिजनेस फाइनेंस की जो शुरुआत की थी. बिजनेस फाइनेंस में हम लोग ने 4 क्वेश्चंस देखना है. Business finance में we are going to see the 4 questions. First was financial planning, second was financial management, third was capital structure and fourth was fixed capital, working capital. फिर हम लोग ने capital structure को, again capital structure क्या था? The combination of fixed and borrowed capital. अब sorry, the combination of owned and borrowed capital. तो owned capital और borrowed capital के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 की में देखा था. चैप्टर नंबर 2 में we had seen the source of finance. ये अब तक हम लोगों ने कोई डिटेल में नहीं पढ़ा है, सिर्फ हम लोगों ने अब तक सिर्फ डिस्कशंस किए हैं. चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में वी हैड ओन्ड, फिर बोरोड. ओन में वी हैव शेयर्स, रिटेन अर्निंग. शेयर्स में है वी हैव इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. फिर इक्विटी शेयर्स के भी टाइप है, प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप है. फिर बोरोड में वी हैव डिबेंचर्स, फिर नेक्स्ट वी हैव बॉन्ड्स एंड लोन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फिर वी हैव शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म में वी हैव डिपॉजिट्स, फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल बैंक क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट. बैंक क्रेडिट में वी हैव CC, OD, शॉर्ट टर्म लोन्स. फिर लोन फ्रॉम नेटिव मनी लेंडर्स एंड नेक्स्ट है लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स. ये खत्म करके हमने चैप्टर, हर एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है पेपर से एंगल से, ये सारा हम लोग ने देखा था. पूरा पेपर अराउंड 116 मार्क्स को आएगा, द बोर्ड एग्जाम. उसमें से 80 मार्क्स हमें कंपलसरी अटेम्प्ट करना है. ये चैप्टर वाइज हमारा पूरा हुआ था. फिर वी हैड स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 11. चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहले मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया था कि द पीपल हु हैव मनी एंड द पीपल हु वांट मनी, द पीपल जिनको पैसे की जरूरत है और जिनके पास पैसा है, इन दोनों को कनेक्ट करना था. तो जनरली द पीपल हु हैव मनी सेव द मनी इन बैंक एंड बैंक गिव्स लोन टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. फिर हम लोगों ने बैंक को हटा दिया बीच में से और हम लोगों ने फाइनेंशियल सिस्टम लाया. ये पूरा सिस्टम कैसा है? ये पूरा सिस्टम है पैसों का सिस्टम. तो वी हैव फाइनेंशियल सिस्टम. यहाँ पे द फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे पहला चीज क्या बोल रहा है? द पीपल हु हैव मनी एंड द पीपल हु वांट मनी, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वी नीड अ मार्केट. तो वो था फाइनेंशियल मार्केट. फिर ये फाइनेंशियल मार्केट में जो पैसा बोरो कर रहा है, द कंपनी इज बोरोइंग मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर. The company is borrowing money from the investor. अब अगर जो पैसा बोरो कर रहा है और इन्वेस्टर पैसा दे रहा है, तो इन्वेस्टर को सिक्योरिटी चाहिए या श्योरिटी चाहिए कि मैंने पैसा दे दिया है. तो उसके लिए जनरली यहाँ पे द पीपल हु आर जो पैसा ले रहा है, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल इशू अ इंस्ट्रूमेंट, और वो है पेपर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एंड थर्ड वी हैव टू सी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. बच्चों यहाँ तक क्लियर था पूरा? फिर सबसे पहले हम लोग ने देखा था यहाँ पे द पीपल हु हैव मनी, that is lender and the savers, the household, business firm, government, foreigners, ये सारे पैसा लगाने के लिए रेडी है. फिर नेक्स्ट है borrowers. borrowers में we are going to see from the angle of company. यहाँ पे फिर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए financial market. फिर the people who are investing money and the people who are borrowing money, वो एक इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे, पेपर जिस पे लिखा होगा कि हम पैसा आपको उधार दे रहे हैं.
फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड लास्ट में इन दोनों को कनेक्ट करने वाला है फिनेंशियल इंटरमीडियरी। 12th के सिलेबस में ये चैप्टर में वी आर गोइंग टू सी मोर अबाउट फिनेंशियल मार्केट, मोर अबाउट फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फिनेंशियल इंटरमीडियरी के बारे में कुछ थोड़ी सी कहानी बोली है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो उतना डिटेल हम फिनेंशियल इंटरमीडियरी को नहीं लेके जाएंगे, बट वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो। फिर नेक्स्ट यही पूरा मैंने एक फॉर्मेट में आपको दिखाया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था फिनेंशियल मार्केट में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट में वी आर गोइंग टू सी प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। फिर नेक्स्ट इज फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फिनेंशियल एसेट फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर एंड फिनेंशियल लाइबिलिटी फ्रॉम द एंगल ऑफ कंपनी, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला फिनेंशियल इंटरमीडियरी। यही वो चीज था। फिर ये हम लोग ने कुछ ये डिस्कस नहीं किया था, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टुडे आल्सो। फिर नेक्स्ट वी आर सीन इंट्रोडक्शन में जिसके द इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, द गवर्नमेंट हु इज हैविंग एक्सेस फंड्स, दे वांट टू इन्वेस्ट, एंड द पीपल हु वांट मनी, दैट इज बिजनेस, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट में नीड मनी। तो यहाँ पे ये दोनों जो मार्केट में आएंगे हम उसे फिनेंशियल मार्केट कहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट ये पूरा हम लोग ने देखा था। फिर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था, ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग करेगा, फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द इन्वेस्टर एंगल, फाइनेंशियल लायबिलिटी फ्रॉम द बोरोवर एंगल या इशूअर, द कंपनी हु इज इशूइंग द शेयर। द फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर हु नीड द मनी एंड हु हैव सरप्लस मनी आर ब्रॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे का कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। फिर फाइनेंशियल मार्केट अट्रैक्ट्स द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड चैनलाइज्ड इन कॉर्पोरेशंस। फिर नेक्स्ट वी हैड सी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक लीगल एग्रीमेंट बोला जा सकता है इसको। सर यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे द इशूअर कंपनी इज इशूइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग मनी, उनको श्योरिटी है, एक डॉक्यूमेंट रहेगा तो कल चल के जिसको प्रूफ बोला जाएगा। ये प्रूफ है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट वी हैव डेरिवेटिव्स। अच्छा, डेरिवेटिव्स मैंने इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था आपसे, बट टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर समथिंग डेरिवेटिव्स के बारे में विद यू। सर डेरिवेटिव्स मतलब जैसे एग्जांपल के लिए यू डोंट हैव मनी टू बोरो शेयर्स। सपोज एग्जांपल के लिए एक हाई वैल्यू शेयर है, लेट्स कॉल एग्जांपल के लिए मार्केट में शेयर है, लेट्स से MRF, इसका शेयर है मार्केट में 7,000 रुपीज़ का। आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। 7,000 रुपीज़ का शेयर है और मुझे 10 शेयर्स खरीदने हैं, तो मेरे पास 10 शेयर्स खरीदने के लिए आई नीड 70,000 रुपीज़। सर कुछ ऐसा तरीका बताओ जहाँ पे मैं 70,000 ना पे करूँ और मैं MRF का शेयर भी खरीद लूँ। तो you can buy the derivative, you can buy the derivative, यहाँ पे क्या बोल रहा है, you can buy the derivative of MRF share। ये किसका डेरिवेटिव है? ये डेरिवेटिव है MRF शेयर का। देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। डेरिवेटिव मतलब क्या? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देना, विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। A financial instrument which derives its value from underlying asset, मतलब यहाँ पे आपके पास 7,000 रुपीज़ का एक शेयर, 10 शेयर, 70,000 खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, बट आई डोंट हैव मनी। अब मैं क्या करूँगा? मैं डेरिवेटिव मार्केट में जाऊँगा, डेरिवेटिव मार्केट में आई विल जस्ट पे प्रीमियम। मैं किधर जाऊँगा? डेरिवेटिव मार्केट, ये भी इनकम्प्लीट रह गया। डेरिवेटिव मार्केट जहां पे आई विल जस्ट पे प्रीमियम टू द अंडरराइटर। प्रीमियम इज जस्ट अ स्मॉल अमाउंट। 70,000 का सपोज यू टेक अ एग्जांपल कि प्रीमियम है अराउंड 0.1%। लेट्स से एग्जांपल के लिए हम जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इफ वी से, तो जस्ट वी हैव टू पे ओनली या 1%, चलो 0.1%। तो जस्ट बाय पेइंग 70 रुपीज आई एम बुकिंग 70,000 का शेयर्स, या थोड़ा सा इसको 700 रुपये कर देता हूँ मैं एग्जाम्पल समझने के लिए। जस्ट बाय पेइंग 700 रुपीज आई एम बुकिंग 70,000 का शेयर।
अब कल चल के आई एम सेइंग डेरिवेटिव मार्केट में इमीडिएटली शेयर खरीदना नहीं है, बस जस्ट यू हैव टू पे द प्रीमियम। कल चल के 7000 का शेयर हो गया 7100, 7100 और आपने कितने खरीदा था? 10 शेयर, मतलब 10 का प्रीमियम पे किया था, तो वैल्यू हो गई 71,000। प्रीमियम कितना पे किया? 700 विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी एंड विदाउट पेइंग 70,000 रुपीज, यू कैन जस्ट टेक ओनली 1000, दैट इज डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 1000 रुपीज एंड क्लोज द ट्रांजैक्शन। एंड क्लोज द ट्रांजैक्शन। बिना 70,000 इन्वेस्ट किए, जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 700 रुपीज आई एम अर्निंग 1000 रुपीज। यहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है बिकॉज आई डोंट हैव 70,000 टू इन्वेस्ट ना, तो मैं उसका डेरिवेटिव मार्केट में जाऊंगा। देखो डेरिवेटिव क्या बोल रहा है वो, डेरिवेटिव मतलब क्या? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। द अंडरलाइंग एसेट में बी शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटीज। क्या गोल्ड का भी डेरिवेटिव है? यस, डेरिवेटिव मार्केट गोल्ड का भी है। विदाउट पेइंग 50,000 रुपीज, गोल्ड का अगर आपको खरीदना है 10 ग्राम से 1 तोला गोल्ड खरीदना है, 50,000 रुपीज न देते हुए वी विल जस्ट पे अ प्रीमियम। हम प्रीमियम पे करेंगे और हम क्या करेंगे? प्रीमियम पे करने के बाद वी विल जस्ट वेट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। हम एक कॉन्ट्रैक्ट, हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं 3 दिन बाद का डेरिवेटिव। हम वी आर सेइंग 3 डेज डेरिवेटिव, वी आर टेकिंग 7 डेज डेरिवेटिव। हम एक टाइम पीरियड फ्रेम डिसाइड करवा के लेते हैं। अंडरराइटर इज रेडी। अंडरराइटर मतलब जो कमीशन ले रहा है, ये प्रीमियम ले रहा है अपने से, जो रिस्क उठाने को रेडी है। कल चल के सपोज द वैल्यू गोज टू 7000 का वैल्यू गोज टू 6900, यहाँ पे इंटू 10 शेयर्स द वैल्यू 69,000, मतलब 1000 रुपीज का आपका लॉस है। क्या आप अभी जाके 1000 पे करोगे? नो, यू हैव ऑलरेडी पेड 700, द ट्रांजैक्शन इज ओवर। यू डोंट नीड टू पे द डिफरेंस 300। यहाँ पे ये डिफरेंस पे करने की जरूरत नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स ऑटोमेटिकली कैंसल्ड यहाँ पे। बट फ्यूचर मार्केट में जाओगे तो डिलीवरी लेना पड़ता है, बट डेरिवेटिव मार्केट में डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं। आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, बट जस्ट वी एक इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए। जस्ट वी हैव स्टार्टेड द थिंग कि आपको डेरिवेटिव वर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट। फिर हम लोगों ने देखा था सर फाइनेंशियल मार्केट में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर जनरली वी डोंट गो and do transactions. यहाँ पे जनरली बैंक्स कम, the participants are RBI, the participants are government, the participants are bank. हम जनरली पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं मनी मार्केट के, बिकॉज मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इज ह्यूज। एंड नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पे कंपनी अपना कैपिटल डेवलप करेगी। तो यहां से आपका चैप्टर नंबर 2 की तरफ आपको वो बता रहा है वे। ये अगर कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं तो यू हैव टू रीड चैप्टर नंबर 2, और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं तो चैप्टर नंबर 11 में हमें आगे जाना है, जिसमें से लास्ट लेक्चर में हमने एक रेपो रेट ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया था। याद है, व्हेन बैंक इज गिविंग मनी टू द आरबीआई, और आरबीआई यहाँ पे आरबीआई क्या इशू करेगी? रेपो रेट का एक इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी। कल चल के अगर कल आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, तो नीचे जो कमर्शियल बैंक है उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो लोग ऑटोमेटिकली बोरोइंग कम करेंगे, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। और इसका अपोजिट रिवर्स रेपो, जहां पे कल चल के अगर आरबीआई को लगता है मार्केट खोलना है तो मार्केट आरबीआई क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट घटा देगी। इंटरेस्ट रेट घटा दिया तो क्या हो गया? मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग उधार लेना बढ़ जाएंगे ना। आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया तो कमर्शियल बैंक विल आल्सो डिक्रीज द रेट। कमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया तो यहाँ पे पीपल विल गेट ओपन और पैसा उधार लेने के लिए बढ़ा देंगे, क्योंकि सस्ता मिल रहा है ना उधार। याद है कि ये इंस्ट्रूमेंट हमने देखे थे। फिर प्राइमरी मार्केट का हम और डिटेल डिस्कशन करने वाले चैप्टर नंबर 3 में, जहाँ पे पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सब देखने मिलने वाला है। प्राइमरी मार्केट का चैप्टर नंबर 11 में ही बताया है पूरा। बट प्राइमरी मार्केट का जो ये वे ऑफ इशूइंग द शेयर्स, ये वे ऑफ इशूइंग द शेयर्स इज इन चैप्टर नंबर 3। फिर स्टॉक मार्केट चैप्टर नंबर
12 एंड सेकेंडरी मार्केट चैप्टर नंबर 11 एंड 12। तो ये ऐसा पूरा डिवाइडेड है, तो यू हैव टू गेट लिंक्ड, ऑल द टॉपिक्स आर लिंक्ड यहाँ पे 12th में। फिर वी हैड सीन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट, फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड प्रोडक्टिव वेजेस, एनहांसिंग इनकम, थर्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फोर्थ प्राइस डिटर्मिनेशन, फिफ्थ सिक्स्थ सेल मैकेनिज्म, सेवन मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, एट लिक्विडिटी, नाइन्थ इजी एक्सेस एंड टेंथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये सब खत्म करके वी हैड वेंट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ये बीजे आईएमपी क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्राइमरी ये क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज डन इन टू पार्ट्स, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। तो ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको हम एमएमआई लिख देंगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और ये जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। कैपिटल मार्केट क्या है हमने अब तक पढ़ा नहीं है, वी हैव जस्ट रेड मनी मार्केट। तो पहले मनी मार्केट का हमने जो पार्ट पढ़ा था एक ही तरफ सिर्फ, पहले वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर विल गो विद कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। आइए, यहाँ तक भी हम लोग का लास्ट लेक्चर में हो चुका है पूरा। मनी मार्केट में क्या था, इट डील्स इन शॉर्ट टर्म क्रेडिट, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड इज जनरली 1 day to 1 year, 1 day 1 week, जनरली इट इज इन मंथ्स। 1 year बहुत ज्यादा पीरियड हो गया, 1 year से ज्यादा नहीं होगा। फिर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कमर्शियल पेपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स। नेक्स्ट, less financial and market risk as the price of instrument remain stable. Next, commercial banks are the main and important institution functioning in money market. तो ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फिर we had started with money market का ये पूरा important part, पूरा theory part. Money market is a short term fund market where borrowing and lend are done for less than 1 year. Duration is one day to 1 year. यहाँ पे it is यहाँ पे financial instruments traded in money market in this market can convert cash easily without any loss of time and value. The instruments of money market के जो instruments है, money market का instruments can be converted to cash. It is highly liquid. दो वर्ड्स देखे थे, एक था मार्केटेबल, एक था लिक्विडेबल। मार्केटेबल मतलब जहां पे मार्केट है और इजीली कन्वर्टेड टू कैश इज लिक्विडिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन, मनी मार्केट का डेफिनेशन देखा था, अ मार्केट इज अ सेंटर फॉर डीलिंग एंड मेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैरेक्टर इन मनी एसेट। It meets the short-term requirement of borrower and provides cash or liquidity to the lenders. It is a place where short-term surplus funds, investable funds at the disposal of financial institutions or individuals are bid by borrower's agent and comprising institutions and individuals and also government itself. फिर next हम लोगों ने features देखे थे। features क्या था, एक था short term, फिर था मैक्सिमम पीरियड इज 1 year, फिर उसके इट इज अ होलसेल मार्केट, यहाँ पे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इज ह्यूज, ये ट्रेडिंग आर टेकन प्लेस ओवर टेलीफोन आफ्टर विच रिटर्न कंफर्मेशन इज डन बाय वे ऑफ ईमेल। The participants of money market include RBI, commercial bank, mutual fund, financial institutions, फिर primary dealers, corporates and all। फिर money market के लिए कोई geographical location नहीं है, जनरली टेलीफोन पे कॉल पे वो transactions takes place। फिर उसके बाद it is very short term, it is easily converted to cash, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लो एंड ये जनरली बहुत रिस्क फ्री मार्केट है। यहाँ पे रिस्क नहीं है क्योंकि द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस मार्केट, द बैंक्स आर इन्वॉल्व इन दिस मार्केट, जनरली द रिस्क इज लो। फिर हमें इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने थे, पहले पार्टिसिपेंट्स देखने थे, 2 पार्टिसिपेंट्स हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद पीएसयू। पहले हम लोग रिजर्व बैंक देख लेते हैं, फिर सेंट्रल एंड स्टेट बैंक देख लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट देख लेते हैं। आइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट participant in the money market. Though money market, through money market, RBI regulates money supply and implements its monetary policies, जो मैंने आपको रेपो रेट के बारे में बताया था। It issues government securities on the behalf of government and also underwrites them. अंडरराइट याद है आपको, कल चल के अगर कोई इशू सक्सेसफुल नहीं होता है तो कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं कि वो इशू को ही कैंसिल कर देना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे अगर शेयर्स इशू हो रहे हैं या अगर मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट में कोई इंस्ट्रूमेंट इशू हो रहा है और वो इंस्ट्रूमेंट के लिए एप्लीकेशंस बहुत कम आ रहे हैं और नंबर ऑफ जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करना है वो बहुत ज़्यादा है। लेट्स से एग्जाम्पल के लिए टी बिल या फिर लेट्स से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करने हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करने वक्त जनरली अगर आपको जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करना है उतने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं आ रहे खरीदने के लिए, तो उस समय में अंडरराइटर प्लेज अ रोल एंड परचेसेस अ बैलेंस, जो बचा हुआ एप्लीकेशंस है। यू हैव टू इशू 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बट एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर 700। कम एप्लीकेशंस आए तो बचा हुआ 300 जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट जो बचा हुआ है वो कौन खरीद लेगा? इवन द आरबीआई विल बाय इट बिकॉज आरबीआई इज अंडरराइटर आल्सो। द आरबीआई में एक्ट एज अंडरराइटर। जरूरी नहीं कि आरबीआई खरीदे, जो अंडरराइटर रहेगा वो खरीदेगा। अब यहाँ पे हम आरबीआई के पढ़ रहे हैं, आरबीआई में भी द अंडरराइटर, आरबीआई अंडरराइटर हो सकता है। नेक्स्ट, अच्छा ये कहाँ से पता चलेगा? तो ये मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट का जो इशू होने वक्त जो बुकलेट रहेगा, जो कॉपी रहेगी, उसका जो ब्राउचर है उसमें सब लिखा होगा कि इसका अंडरराइटर कौन है, कौन इशू कर रहा है, कितने प्राइस पे इशू कर रहा है, कौन उसके पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी पूरी। इट एक्ट्स एज ए इंटरमीडियरी एंड रेगुलेटर ऑफ मनी। कौन? आरबीआई। नेक्स्ट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज बोरोवर इन मनी मार्केट थ्रू द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल, जनरली ट्रेजरी मतलब खजाना। अब ये किसका खजाना है? गवर्नमेंट का खजाना है। गवर्नमेंट का खजाना किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई खुद ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर रहा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा है तुम्हारा ही खजाना हमारे पास पड़ा है, तो you issue T bills, treasury bills. Central government is a borrower in the money market through issue of treasury bills. The treasury bills are issued through Reserve Bank of India. वो आरबीआई का जो पैसा पड़ा हुआ है ना आरबीआई के पास, ये, बट अभी पैसा किसका है? पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, है कि नहीं? तो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ट्रेजरी किसके पास है? आरबीआई। तो ट्रेजरी बिल जो इशू होगा वो जनरली इशू बाय आरबीआई। इशू कौन कर रहा है? आरबीआई इशू कर रहा है, बट उसके लिए गारंटी कौन दे रहा है? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। कल चल के उसका पैसा वापस भुगतान कौन करेगा? रीपेमेंट कौन करेगा? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। द ट्रेजरी बिल्स रिप्रेजेंट द जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट। ये जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि गारंटी कौन ले रहा है? खुद सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्यू टू द रिस्क फ्री नेचर, बैंक्स, कॉर्पोरेशंस एक्सेट्रा बाय दिस ट्री बिल्स एंड लेंड टू द गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रोग्राम। सर ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रोग्राम, जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट इशूज ट्रेजरी बिल्स थ्रू आरबीआई। ये हम लोग ने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में एग्जांपल भी देखा है ट्रेजरी बिल्स के ऊपर। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट इशू बॉन्ड कॉल्ड एज स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड। यहां तक हमारा हुआ है। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। द पीएसयू, many listed government companies can issue commercial paper in order to obtain its working capital। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपना पब्लिक से पैसा या लोगों से, देखो पब्लिक सेक्टर, द वर्डिंग इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन विच पब्लिक इज इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व्ड है। बहुत मेनी लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज, सर कंपनी विच इज कंट्रोल्ड या विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। किसकी बात कर रहा है? कंपनी विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। सर ऐसी कोई, अरे बहुत कंपनीज है जिसमें खुद गवर्नमेंट, बीएसएनएल इज वन ऑफ द एग्जांपल, बेल, बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बहुत सारी कंपनीज हैं। कैन इश्यू कमर्शियल पेपर in order to obtain its working capital। अब कमर्शियल पेपर इज अगेन अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ पे हम हर एक, जब हम पार्टिसिपेंट पढ़ रहे हैं उसके बाद हमें एक ने एक हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जा रहा है। आरबीआई के बारे में जो बताया तो आरबीआई के बारे में बताया उसने, रेपो रेट के बारे में, फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया तो उसने बॉन्ड्स बताया, गवर्नमेंट इश्यूज बॉन्ड्स, गवर्नमेंट इशू, यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स आरबीआई इशू कर रहा है, बट दैट क्लेम द अमाउंट दैट गारंटी इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे लिस्टेड वर्ड आ गया। लिस्टेड मतलब क्या? सर जिसका स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट हुआ है, मतलब जिसका ऑनलाइन मार्केट है, जिसका ऑनलाइन मार्केट है, मतलब द प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर डू ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन, लिस्टेड।
लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज कैन इशू कमर्शियल पेपर। अच्छा, कमर्शियल पेपर क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, हम जो पढ़ने वाले आगे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल मतलब क्या सर? टेम्पररी पैसा, एक साल के नीचे के लिए जो पैसा यूज होता है। सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज योर वर्किंग कैपिटल। आप जब बैलेंस शीट बनाते हो ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो चीजें जो फिक्स नहीं है, जैसे आपका मशीनरी फिक्स्ड है विच विल बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। डेटर इज लेस देन 1 ईयर। जिसको माल बेचा है उसने पैसा नहीं दिया, जिसको हमने किधर उधर उसका अमाउंट लिख दिया डेटर में, तो डेटर विल गिव मनी इन 1 मंथ 2 मंथ या फिर विद इन 7 डेज या 15 डेज जो उसका पीरियड रहेगा ट्रांजेक्शन का। तो विद इन 1 ईयर जो पैसा आने वाला है, जो द एसेट जनरली वो 1 ईयर के अंदर जिसका वर्किंग साइकिल जो है 1 ईयर है। जैसे आपका क्रेडिटर, आप माल खरीद लिया, देना बाकी दिख रहा है क्रेडिटर, बट यू विल पे विद इन 1 ईयर ना। तो जो करंट 1 साल से नीचे वाले हैं उन दोनों को बैलेंस शीट में से करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से माइनस करो तो वर्किंग कैपिटल आ जाता है। स्टॉक, डेटर्स, कैश इन बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन बैंक, बिल्स रिसीवेबल, these are all current assets. Creditors, bills payable, short term loan from bank या cash credit, overdraft, these are all current liabilities. Provision for expenses, ये सारी current liabilities है। तो working capital मतलब जो temporary हमें पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो by issuing commercial paper का भी लाइफ जनरली 1 साल से कम ही होता है। By issuing, यहाँ पे गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी विल इशू कमर्शियल पेपर। एक कमर्शियल पेपर मतलब एक कंपनी इज इशूइंग टू अनदर कंपनी, मतलब गवर्नमेंट की एक कंपनी दूसरे गवर्नमेंट कंपनी को पैसा मांग रही है उधार, तो दे इशू कमर्शियल पेपर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अच्छा, ये कौन है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब वो कंपनी जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और ये लिस्टेड कंपनी है ना, PSU। पहला कौन देखा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नेक्स्ट, फोर्थ, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। दीज आर ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। Scheduled commercial banks are very big borrowers and lender in money market. They borrow and lend in call money market, short term या short notice market, repo and reverse repo rate market. अब यहाँ पे सर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आर द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट में अगर बैंक ना हो, कमर्शियल बैंक ना हो, तो मनी मार्केट चलेगा कैसे? देखो क्या बोल रहा है, आर द वेरी बिग बोरोवर्स एंड लेंडर्स। सर ये मनी मार्केट के थ्रू पैसा उधार देते भी हैं, उधार लेते भी हैं। इन मनी मार्केट दे बोरो एंड लेंड इन कॉल मनी। कॉल मनी मार्केट मतलब जहाँ एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसा उधार दिया है, तो जिस बैंक को पैसा उधार दिया है उससे हमें पैसा वापस लेना है और हमें जरूरत है, तो जस्ट यू कैन गो इन कॉल मनी। ये कॉल मनी मार्केट में से आप उससे पैसा वापस इमीडिएटली ले सकते हो, जस्ट बाय जस्ट कॉलिंग। जैसे आपको वर्ड जा रहा है कॉल मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म नोटिस मार्केट, बस आप उसको नोटिस दो, पैसे की जरूरत है, वो आपका पैसा वापस देगा, आप इंस्ट्रूमेंट कैंसिल कर दो। या यू कैन इशू दिस, यू कैन सेल दिस इंस्ट्रूमेंट टू अनदर बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक से स्टेट बैंक को पैसे को इन्वेस्ट करना था, पंजाब नेशनल बैंक वाज इन नीड ऑफ मनी, तो पंजाब नेशनल बैंक इशूड कमर्शियल पेपर। या सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया lent money to PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, SBI को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दिया। कल चल के SBI को पैसे की जरूरत पड़ी, दिस वाज मैच्योरिटी ऑफ 15 डेज। कल चल के SBI को पैसे जरूरत पड़ी, SBI ने क्या किया, दूसरे कोई जैसे एग्जांपल के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बोला, सर हमें 15 दिन में ये पैसा देने वाला था PNB, बट वी आर इन नीड ऑफ मनी, आप हमारे से ये इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिए। तो बैंक को जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया था, तब कुछ ना कुछ तो अर्निंग का फैक्टर रहेगा ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू अर्न मनी समथिंग, तो वो जो अर्निंग का शेयर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा को दे देगा, उसका कुछ पार्ट दे देगा। सपोज 15 डेज का इंस्ट्रूमेंट है और 3 दिन खत्म हो गए, तो बाकी 12 दिन की अर्निंग बैंक ऑफ बड़ौदा की रहेगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, और 3 दिन की अर्निंग स्टेट बैंक की रहेगी।
State Bank will issue this, sell this instrument to Bank of Baroda, Bank of Maharashtra will give money. 15 days, after 15 days, बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब नेशनल बैंक से पैसा ले लेगा, विल टेक द मनी। तो ये ऐसा उसका चलता है कुछ कमर्शियल बैंक्स के बीच में। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी मतलब कौन? आपने घर में सुना रहेगा बहुत बार, आपके पापा बोलते हैं LIC का पैसा प्रीमियम नहीं पे किया, या मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया, मेडिकल इंश्योरेंस। अभी कोविड के कारण तो बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस का बहुत सारा काम बढ़ा दिया, मतलब इंश्योरेंस में बहुत पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि रिस्क बढ़ चुका है लाइफ का। यहाँ पे अगेंस्ट योर रिस्क कंपेंसेशन दिया जाता है। कंपेंसेशन कौन पे कर रहा है? द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास लोगों का ही पैसा है ना। इंश्योरेंस कंपनी इज ऑल्सो टेकिंग अ रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी 100 लोगों का इंश्योरेंस निकाल रही है, 100 लोगों को बोल रही है यू पे अस प्रीमियम, आपका अगर इन द इवेंट ऑफ डेथ वी विल पे द मनी टू योर फैमिली। 10 साल का इंश्योरेंस, 15 साल का इंश्योरेंस, बहुत सारे टाइप की पॉलिसीज होती है अलग अलग। बट इंश्योरेंस कंपनी का पैसा किसका है? पब्लिक का है। तो अभी इंश्योरेंस कंपनी इज वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट, जिसको इमीडिएट, अभी इंश्योरेंस कंपनी को पैसे की इमीडिएट जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लोग जो लगाते हैं, जैसे अभी सबकी एक साथ थोड़ी डेथ होगी, कुछ की होगी ना, द परसेंटेज इज वेरी लो ना। 100 लोगों ने इंश्योरेंस लिया तो उसमें से एक हाथ दुक्के की शायद डेथ हो सकती है, बाकी की डेथ कब होगी मालूम नहीं। तो सबको पैसा इमीडिएटली देना नहीं। तो दीज आर द इंश्योरेंस कंपनीज वन ऑफ द लीडिंग या वन ऑफ द मेजर जो थोड़ा रुक सकता है पैसों के लिए। Both general and life insurance companies are usually lenders in money market. इंश्योरेंस कंपनी पैसा बोरो नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा पब्लिक देती है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा बोरो करने की जरूरत नहीं है। They invest more in capital market instruments. Their role in money market is limited. जनरली इंश्योरेंस कंपनीज मनी मार्केट में बहुत कम दिखाई देती हैं और इनका इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डिपॉजिट, इसमें बहुत ज़्यादा है, जहां पे कंपनी कैपिटल डेवलप कर रही है अपना कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था, सर हम शेयर मार्केट में डायरेक्टली पैसा नहीं लगा सकते, इंस्ट्रूमेंट्स में। एग्जांपल के लिए, लेट्स एग्जांपल के लिए, अब ये इन्वेस्टर है, ये लगाना चाहता है शेयर मार्केट में पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी है, लेट्स एग्जांपल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे वी हैव इन्फोसिस, ऐसे अलग अलग टाइप बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, उसके शेयर में इन्वेस्ट करना है ये। अब इसको नॉलेज है क्या कि मुझे ये मार्केट में पैसा लगाऊंगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पे इसको रिस्क घटाने के लिए क्या किया, बीच में एक इंसान को ला दिया, पैसा का थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब पैसा कौन किसको देगा? द पीपल विल गिव मनी टू द म्यूचुअल फंड एजेंसी या म्यूचुअल फंड कंपनी, एंड म्यूचुअल फंड कंपनी विल इन्वेस्ट दैट मनी इन शेयर मार्केट। अब म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे इन्वेस्ट करेगी? दे हैव AMC, द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका ब्रेन, यहाँ पे सारे प्रोफेशनल लोग हैं, वो बताएंगे जो शेयर मार्केट में कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, कौन सा शेयर घटने वाला है। तो हम इनडायरेक्टली शेयर मार्केट का शेयर खरीदिए। अरे बाबा, म्यूचुअल फंड कंपनी विल इश्यू मी यूनिट्स, म्यूचुअल फंड कंपनी विल नॉट इश्यू मी शेयर्स। और यहाँ पे जब ये पैसा दे रहा है तो मार्केट से ये क्या खरीदेगा? शेयर्स खरीदता है, शेयर्स, बट इशू करता है यूनिट। तो यूनिट इज ऑल्सो अ इंस्ट्रूमेंट, शेयर इज ऑल्सो अ इंस्ट्रूमेंट। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ आपको कि आप डायरेक्टली पैसा मार्केट में न लगाते हुए आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो। अब ये हुआ शेयर मार्केट की बात। सेम बैंक को पता नहीं, यहाँ पे अभी आप नहीं आए, आपकी जगह पे कौन आ गया? द इन्वेस्टर इज बैंक। बैंक को पैसा लगाना है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना है, बट यहाँ पे इसको अंदाज नहीं है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट पैसा लगाऊं ये बैंक को। तो बैंक गोज टू म्यूचुअल फंड एजेंसी,
इसको बोलेंगे मुझे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पैसा लगाना है, तो ये अपना दिमाग लगा के एएमसी के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट करेगा मनी मार्केट में। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेगा? मनी मार्केट में। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट इसको मिलेगा, ये पैसा लगाएगा और यहाँ से इसको क्या मिलेगा? यूनिट्स। कल चल के ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की रेट बढ़ गए तो ये यूनिट का रेट भी बढ़ गया। तो म्यूचुअल फंड जनरली रिड्यूसेस योर रिस्क। म्यूचुअल फंड कंपनीज रिड्यूसेस योर रिस्क। देखो, म्यूचुअल फंड ऑफर्स वैरायटी ऑफ स्कीम्स फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक। तो क्या बोल रहा है? म्यूचुअल फंड ऑफर्स वैरायटी ऑफ स्कीम्स फॉर द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक। यहाँ पे हर इंसान का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। कोई इंसान का ऑब्जेक्टिव होगा तो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखना है, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ चाहिए। कोई बोलेगा पैसा बढ़े ना बढ़े मेरा सेविंग होना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग लोग हैं जिनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग है। बट म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ स्कीम्स। म्यूचुअल फंड ऑलरेडी स्कीम दे देता है बहुत टाइप के। आप ग्रोथ चाहते हो, आप इसमें पैसा लगाओ। आप चाहते हो आपका पैसा स्टेबल रहे, ग्रोथ मिले ना मिले मालूम नहीं, बट मेरा पैसा स्टेबल होना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, ठीक है, यू हैव द स्कीम। कोई बोलता है नहीं नहीं मुझे पैसा ग्रोथ हो ना हो मुझे इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो दे हैव डेब्ट फंड, दे हैव ग्रोथ फंड, दे हैव हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फंड्स। बहुत टाइप के स्कीम्स आप ओपन अप करता है म्यूचुअल फंड कंपनी। तो आप अकॉर्डिंग टू दैट स्कीम यू कैन इन्वेस्ट द मनी। Mutual fund schemes are liquid schemes, easily converted to cash. These schemes have investment objectives of investing in money market instruments. अब ये स्कीम किसकी है? मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेगा ना ये। यहाँ पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। Next, a mutual fund is a type of financial vehicle made up of pool of money collected from many investors to invest in securities such as stock, bonds, money market instruments and other assets. Sir, यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो तो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है। यहाँ पे इन्वेस्टर जो है, यहाँ पे ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ये मनी मार्केट का पार्टिसिपेंट है जो पैसा लगा रहा है। ये मनी मार्केट है और ये म्यूचुअल फंड एजेंसी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा रहा है। आ रहा है समझ में? और ये मनी मार्केट ये यूनिट्स इशू कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका रिस्क घट जाता है, कल चल के आपका पैसा डूबेगा नहीं। वो अलग अलग टाइप से बता रहा है। म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल मेड अप ऑफ पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स। सर बहुत सारे इन्वेस्टर्स मनी मार्केट में पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाते हैं टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। सर अभी ये म्यूचुअल फंड की तरफ पैसा लगाएगा जिस तरह आप बोलोगे। म्यूचुअल फंड अपनी स्कीम्स बना देता है, तो अकॉर्डिंग टू यू कैन सिलेक्ट द स्कीम। वो स्कीम में अपने अपने तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आप हमें 100 म्यूचुअल फंड कंपनी क्या बोलेगा, आप हमें 100 रुपीज़ दो, आपका 100 रुपीज़ में 20 रुपीज़ आई विल इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट डिपॉजिट, 20 रुपीज़ आई विल इन्वेस्ट इन लेट्स से टी बिल्स, 60 रुपीज़ आई विल इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऐसा उसने पूल बना दिया अलग अलग जगह पे। अब म्यूचुअल फंड के पास पैसा बहुत ह्यूज क्वांटिटी में आता है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत हैवी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एनबीएफसी, non-banking financial companies. Non-banking financial companies, NBFCs, use their surplus funds to invest in government securities. अब आप पूछोगे सर NBFC क्या है? NBFC क्या है? NBFC क्या है? It is just like a bank. ये कोई 100% बैंक जैसा काम नहीं करेगी। बैंक मतलब क्या, पैसा लेना और पैसा देना उधार। फिर अभी क्या करेंगे, ये पैसा यहाँ पे वापस बैंक में आएगा किसी से, फिर पैसा वापस इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे, बैंक विल पे यू। ये नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एनबीएफसी
इज आइदर ओनली लेंडिंग मनी, सिर्फ उधार देते रहेगी। देखो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs use their surplus funds to invest in government securities, bonds. For example, NBFC Unit Trust of India, UTI, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करती है। NBFC, इट इज जस्ट लाइक अ बैंक, ये बैंक नहीं है। Either you have deposit function, either you have only lending function. मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बहुत सारे फाइनेंसेस हैं, वो NBFCs होते हैं। एंड दीज आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग वो कंपनी अगर रहेगी तो दैट विल बी रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ROC के साथ, MCA के साथ वो रजिस्टर होगी और वो वैलिडली वो काम करती है, उसके पास परमिशन होती है, RBI का उसको लाइसेंस होता है, तब जाके वो NBFC बन सकती है। वो ऐसे आमजाम कोई इंसान NBFC स्टार्ट नहीं कर सकता है, नहीं तो लोगों का पैसा डूब जाएगा ना। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज। कॉर्पोरेट्स बोरो बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर विच आर नथिंग बट शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट्स। कमर्शियल पेपर मैंने आपको बताया ना, जस्ट ये मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है। कंपनी में इशू कमर्शियल पेपर, एक कंपनी को पैसे की जरूरत है, दूसरा कंपनी पैसा उधार देने को रेडी है, बट वो बोलता है सर 7 दिन में पैसा वापस चाहिए, तो यू कैन इशू 7 दिन का कमर्शियल पेपर, 7 days कमर्शियल पेपर। तो 7 days का कमर्शियल पेपर दिस बिकम्स ए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बट पैसा कौन दे रहा है, यहाँ पे पैसा कौन दे रहा है, बैंक ही, ये कंपनी दे रही है दूसरे कंपनी को। क्लियर? नेक्स्ट, एंड ये शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट है। ये प्रॉमिस, ये कमर्शियल पेपर्स और प्रॉमिसरी नोट्स, हम जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो डिटेल में बताता हूँ। ये प्रॉमिसरी नोट मतलब प्रॉमिस किया है आपको कि हम पैसा आपसे उधार ले रहे हैं तो 7 दिन में हम आपको वापस देने वाला है, दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट। एक कंपनी A लिमिटेड गेव मनी टू द B लिमिटेड एंड B लिमिटेड इशूड MMI, money market instrument, that is commercial paper, that is commercial paper. अब commercial paper issue किसने किया, B limited, and A limited gave the money, तो B limited is giving a promise, ये promise दे रहा है कि कल चल के मैं आपको पैसा वापस दे दूंगा, तो that is a promissory note. It is a short-term promissory note. Next, they are lender to the banks. They are lenders to the bank when they buy the certificate of deposit issued by bank. बहुत बार कंपनी क्या करती है, कंपनी जनरली पैसा बैंक को देती है। कंपनी इज लेंडर, कंपनी इज गिविंग मनी टू द बैंक। अब बैंक क्या इशू करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दिस इज अगेन अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अगेन अ मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, प्राइमरी डीलर्स, देयर मेन रोल इज टू प्रमोट ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सर इनका मेन काम क्या है, टू प्रमोट द ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बढ़ाना है। दे बाय एज वेल एज अंडरराइट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सर प्राइमरी डीलर्स, इनका मेन काम है आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन बढ़ाओ, उसके लिए वो खुद अंडरराइट भी करते हैं। मतलब अगर एप्लीकेशंस कम आ गए और नंबर ऑफ अलॉटमेंट ज्यादा रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करनी है 1000 बट वी हैव एप्लीकेशन ओनली 700, तो बचा हुआ 300 कौन खरीदने को रेडी हो जाता है, वो खुद प्राइमरी डीलर भी खरीदने को रेडी हो जाता है अंडरराइटर बनके। अगर पूरा एप्लीकेशन 100% एप्लीकेशन नहीं आते हैं तो बैलेंस बचा हुआ एप्लीकेशन प्राइमरी डीलर खरीद लेता है। चलिए, अब मनी मार्केट का उसने अगेन 2 पार्ट में हमें डिवाइड करके दिया, एक है कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट। मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म। अब हम लोग को कैपिटल मार्केट पढ़ना बाकी है ना, चलिए कैपिटल मार्केट पहले पढ़ लेते हैं। सर कैपिटल मार्केट क्या है? सर कैपिटल मार्केट वो है जो मनी मार्केट नहीं है,
बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं बहुत बार। सो द मार्केट विच इज नॉट मनी मार्केट इज कैपिटल मार्केट, और अगर पूछोगे मनी मार्केट क्या है तो वो बोलेगा सर द मार्केट विच इज नॉट कैपिटल मार्केट। बच्चों ऐसा नहीं चलता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर सब सिर्फ फिलअप करना है, कहानी लिखनी है, बस कुछ भी पॉइंट बनाते जाते हैं। दैट इज नॉट द थिंग, यू हैव टू राइट टू द पॉइंट। ठीक है, अगर आप मनी मार्केट बोल रहे हो शॉर्ट टर्म है तो कैपिटल मार्केट क्या है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म, तो ये क्या बन गया, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। दोनों ही क्रेडिट है, दोनों ही उधार के मार्केट है, दोनों ही उधार के मार्केट है। जहां पे उधार भी चलता है, द कंपनी इज बोरोइंग मनी फ्रॉम द पीपल, द इन्वेस्टर्स, जो पीपल दो वांट टू इन्वेस्ट द मनी, कंपनी इज बोरोइंग द मनी, या आइदर कंपनी में इशू शेयर्स, एंड जो पैसा दे रहे हैं उसको क्या बनाएंगे, शेयर होल्डर भी बना सकते हैं, या कंपनी में इशू डिबेंचर, तो यहाँ पे द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग मनी इन डिबेंचर आर डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी इनको इंटरेस्ट पे करता रहेगा ऑन शेयर्स, कंपनी विल पे डिविडेंड। समझ में आ रहा है क्या सर? कैपिटल मनी मार्केट शॉर्ट टर्म कैरेक्टर है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म कैरेक्टर है, मीडियम या लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो शॉर्ट टर्म, उनका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टर्म है, बट यहाँ पे थ्रू लॉन्ग टर्म, यहाँ पे द वर्डिंग इज लॉन्ग टर्म इन इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फंड्स थ्रू लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। सर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, ये कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, मैच्योरिटी शॉर्ट, यहाँ पे मनी मार्केट में कितनी है, 1 day to 1 year, बट कैपिटल मार्केट में इट टर्म्स इन ईयर्स, द टर्म इज इन ईयर्स, मतलब कुछ सालों के लिए पैसा है ये। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट में कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक एक्सेप्टेंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड, वो सब हो सकता है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड यूनिट्स। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है द इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉन्ड, डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड द स्टॉक्स आर यूज्ड लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स। सर यहाँ पे पैसा उधार या उधार ले भी सकते, दे भी सकते हैं, ये कैपिटल मार्केट है। सर यहाँ पे रिस्क इज वेरी लेस, कैपिटल मार्केट में यहाँ पे रिस्क इज वेरी हाई रिस्क, ये क्या है, लेस रिस्क। वेरी हाई फाइनेंशियल मार्केट रिस्क एज इंस्ट्रूमेंट्स आर लॉन्ग टर्म एंड सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट फ्लक्चुएशन मतलब वोलेटिलिटी, मार्केट कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिमांड एंड वो सप्लाई फोर्सेस। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो शेयर मार्केट को ड्राइव, मतलब वो चलाते हैं। शेयर मार्केट कभी बढ़ता है, कभी घटता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द मेन रीजन इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस विल गो अप। डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो प्राइसेस विल गो डाउन। डिमांड सप्लाई भी बहुत बार चलता है, मतलब उसका भी वन ऑफ द फैक्टर। फ्लक्चुएशन मतलब 1 रुपए से 10 रुपए वैल्यू हो सकता है। द फ्लक्चुएशन चेंजिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे चेंज इट रिमेन स्टेबल, ये कंटिन्यू चेंजिंग है, ये स्टेबल रहता है मनी मार्केट। Stock exchange is the main important institution functioning in capital market. यहाँ पे कौन मेन इंस्टीट्यूशन है, वो कौन है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर द शेयर्स, जो शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, उसका ट्रेडिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। BSE NSE एग्जाम्पल के लिए, द एग्जाम्पल्स आर BSE and NSE। स्टॉक एक्सचेंज के एग्जांपल्स। सर स्टॉक एक्सचेंज एक सेकेंड हैंड मार्केट है जहां पे जो शेयर्स ऑलरेडी कंपनी ने इशू कर दिए हैं उस शेयर्स का लेना देना, खरीदना बेचना होता है बिटवीन द पीपल, नॉट बिटवीन द कंपनी एंड द पीपल। लोगों के बीच में शेयर खरीदना बेचना चलता है, ये किसके थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। समझ में आ रहा है? और स्टॉक एक्सचेंज किससे कनेक्टेड है, कैपिटल मार्केट से, मनी मार्केट से नहीं। बच्चों इज दिस क्लियर? प्लीज फटाफट रिप्लाई दीजिए। जस्ट अलाउ मी अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिए।
चलिए आई एम स्टार्टिंग अगेन। चलो यहां तक सब क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फटाफट फटाफट। चलो बताओ सर, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में डिफरेंशिएशन। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है। मनी मार्केट के यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है। यहाँ पे फंड्स आर फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स है। यहाँ पे जनरली द मैच्योरिटी पीरियड इज 1 day to 1 year और कैपिटल मार्केट में टर्म्स इन ईयर्स। फिर यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे द इंस्ट्रूमेंट्स आर शेयर्स, डिवेंचर, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे द रिस्क इज वेरी लेस, द लेस फाइनेंशियल एंड मार्केट रिस्क। यहाँ पे द रिस्क इज वेरी हाई, फ्लक्चुएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रिमेन स्टेबल। इस तरफ कमर्शियल बैंक्स आर द मेन पार्टिसिपेंट्स एंड यहाँ पे द स्टॉक एक्सचेंज इज अ मेन क्या बोल सकते हैं जिसकी वजह से शेयर खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ तक सब होने के बाद वी हैव टू टुडे सी, ये क्या दिखा रहा है बताओ। देखो यही हमने डिस्कस किया अभी जस्ट। नाउ वी स्टार्ट विद मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है। टोटल कितने इंस्ट्रूमेंट्स है? वी हैव 7 इंस्ट्रूमेंट्स। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट एंड द मतलब सबसे पहला फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर मतलब कोई एक सेपरेट पेपर नहीं है, जस्ट वो एक पेपर जिस पे ये लिखा होगा कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से पैसा उधार लिया है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से पैसा उधार लिया है, वो एक इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है, पेपर पे लिखा है, वो कमर्शियल पेपर है। वो क्या है? कमर्शियल पेपर। चलो इट इज येलो कलर का पेपर, ठीक है। आइए लेट्स सी क्या बोल रहा है मैं। इंस्ट्रूमेंट, द कमर्शियल पेपर्स आर अनसिक्योर्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। डेब्ट मतलब उधार। ये क्या है? कमर्शियल पेपर्स आर अनसिक्योर्ड, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी से पैसा उधार ले रही है और वो अनसिक्योर्ड तरीके से ले रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं, ये उधार का पैसा है। इशूड बाय, कौन इशू करेगा? कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज। सर ये कोई भी आम कंपनी या जो छोटी मोटी कंपनी है या जिसको रेटिंग बहुत खराब है या जिसकी रेटिंग मीडियम सो है, उनको कमर्शियल पेपर इशू करने की इजाजत नहीं है। यहाँ पे कमर्शियल पेपर्स कैन बी इशूड ओनली बाय, हमने एग्जांपल में देखा था ना, लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज, PSU will issue this. All India financial institutions like SIDBI, SIDBI, स्टेट बैंक, IDBI का बच्चा SIDBI, एग्जिम बैंक एंड प्राइमरी डीलर्स, ये सारे उसके क्या बोल सकते हैं जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जो इशू कर रहे हैं। इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, SIDBI, एग्जिम बैंक, प्राइमरी डीलर्स। नेक्स्ट क्या है? इशूड इन। सर ये कमर्शियल पेपर जब इशू होता है तो ये एक प्रॉमिस होता है। ये क्या है? एक प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू होता है। जो पैसा उधार ले रहा है और जो पैसा उधार दे रहा है, अब जो ले रहा है वो पैसा लेने के बाद कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट भी लिख के देना चाहिए ना, मैंने पैसा उधार लिया है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक प्रॉमिसरी नोट है। तो जब एक कंपनी दूसरे कंपनी से पैसा उधार ले लिया तो अभी इंस्ट्रूमेंट इशू करना है, तो वो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिसरी नोट लिख के देती है कि एक वचन लिख के देती है कि मैं आपको पैसा 7 दिन में वापस दे दूंगा, 15 दिन में दे दूंगा। एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रॉमिस कर रही है। These are issued at discount. अब डिस्काउंट मतलब क्या? सर जितनी उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है दैट वुड बी फेस वैल्यू। द मैच्योरिटी value will be the face value and the issue value will be less than the face value. face value से कम वैल्यू पे इशू होगा, फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू होगा। फेस वैल्यू मतलब मैच्योरिटी। सपोज एग्जांपल के लिए कमर्शियल पेपर जनरली 5 लाख रुपए का होता है। एक कमर्शियल पेपर का वैल्यू होता है 5 लाख, द मल्टीपल इज ऑफ 5 लाख। आपको 4 कमर्शियल पेपर 20 लाख रुपीस, 5 कमर्शियल पेपर 25 लाख रुपया, 10 कमर्शियल पेपर 50 लाख रुपया। कमर्शियल पेपर जनरली एक उसका मल्टीपल इज 5 लाख।
है ना। तो यहाँ पे कमर्शियल पेपर का फेस वैल्यू अपन पकड़ते हैं 5 लाख रुपए 2 मिनट के लिए, द फेस वैल्यू इज 5 लाख रुपीज, एक ही कमर्शियल पेपर। तो ये इशू होगा, सपोज ये 7 डेज का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इशू होगा 4,92,000 में, सपोज एग्जांपल के लिए, या 4,95,000 में। आफ्टर 7 डेज आपको 5 लाख रुपए देना है। आज कितने में इशू किया, मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड इशूड कमर्शियल पेपर सीपी ऑफ 5 लाख। कितने का, 5 लाख रुपए का। तो ये इशू 5 लाख का हुआ, फेस वैल्यू कितना है, 5 लाख रुपया। ए लिमिटेड पैसा कितना देगा मुझे वो बताओ, मोर देन 5 लाख या लेस देन 5 लाख, चलो बताओ, मोर देन 5 लाख या लेस देन 5 लाख। Yes, Om, you are correct. It would be less than 5 lakh because it is issued at discount. Discount मतलब कम वैल्यू, लेस देन जो उसका मैच्योरिटी वैल्यू है वो फेस वैल्यू बोल रहा है ना, तो इशू वैल्यू विल बी लेस देन फेस वैल्यू, इट इज इशूड एट डिस्काउंट। नहीं तो ए लिमिटेड का अर्निंग कैसे होगा, ए लिमिटेड आज देगा 4,95,000 आज देगा। आफ्टर 7 days बी विल पे कितना, बी विल पे कितना, 5 लाख रुपीस। तो ए लिमिटेड का अर्निंग कितना हुआ, ए लिमिटेड ने आज 495 पे किया और कल 5 लाख रुपए ले रहा है, मतलब 5 लाख 5,000 कमा लिया ना उसने। कितना कमा लिया, How much was the earning? 5,000 rupees. आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है बच्चों, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। चलो हम एक एक चीज देख रहे हैं। कमर्शियल पेपर, it is commercial papers are unsecured instruments. Second, issued by highly rated companies, issued in promissory note and issued at discount. Next, the face value is 5 lakh rupees. The face value is 5 lakh rupees. Issue expenses. अब ये इशू करने वक्त ये ए लिमिटेड को बी लिमिटेड से लिंक करवाना है, तो इसमें भी खर्चा होगा, बीच में कोई ना कोई तो इंटरमीडिएट आएगा, कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारे जो इशू एक्सपेंसेस दिस आर टू बी बोर्न बाय द इशूअर ऑफ कमर्शियल पेपर। मतलब बी लिमिटेड हमारा एग्जांपल में विल bear all issue expenses. The issuing company has to bear all the expenses like dealer fee, agency fees, etc. related to the use of commercial paper. पैसा कौन ले रहा है, बी लिमिटेड, तो सारे खर्चे भी तो बी लिमिटेड ही करेगा ना। Next, rate of interest. The rate of interest vary very much as it is influenced by various factors such as state of economy. मार्केट में पैसा बहुत कम है और पैसा मिल ही नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में, तो इंटरेस्ट रेट विल गो अप। इकोनॉमी इज वेरी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट इज नॉट बूम बट इंस्ट्रूमेंट इज यहाँ पे इकोनॉमी इज वेरी क्या बोल सकते हैं बहुत कम है, मार्केट में पैसा ही नहीं ना। अगर मार्केट में बहुत पैसा है, सब लोग पैसा देने को उधार रेडी है, हर बैंक पैसा उधार देने को रेडी है, जब पैसा ज्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज। तो ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी है ना, बूम इकोनॉमी, बूम मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, या बेयर या मार्केट इज गोइंग डाउन। इकोनॉमी कौन सी है, इकोनॉमी इज अंडर डेवलपिंग, इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड या इकोनॉमी इज डेवलपिंग। यहाँ पे ये इकोनॉमी कौन सी है ये भी पहचानना जरूरी है। इफ इट इज डेवलपिंग, अंडर डेवलप में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी वेरी हाई, डेवलप में इंटरेस्ट रेट विल बी लेस,
डेवलपिंग जब बढ़ रहा है तो वो डिपेंड करेगा कि कितने लोग पैसा उधार देने को रेडी हैं, हमें कितनी ज़रूरत है, हो रहा है क्या, तो इंटरेस्ट मैच अपना ज़रूरत, अपने जो रेट अपने को वो जो पर डे का रेट अपने को उतना, तो वो डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट, द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। ये इंस्ट्रूमेंट कौन इशू कर रहा है, कौन सी बैंक कौन सी कंपनी इशू कर रही है, क्या ये इसका पास रेपुटेशन अच्छा है कंपनी का, और ये कमर्शियल पेपर जो इशू कर रहा है ये कमर्शियल पेपर सच में वैलिड है, डुबाएगा तो नहीं पैसा, ये इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट रेटिंग कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, change in rate. The marketability of these instruments is influenced by the rate prevailing in call market as well as foreign exchange market. इसका रेट जो रेट चेंज होता है that depends on call market and foreign exchange market. अब कॉल मार्केट में मतलब जहाँ पे जस्ट यू कैन बाय सेइंग समथिंग, आप जस्ट बोल रहे हो और आपका वहाँ पे पैसा मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, तो कॉल मार्केट मतलब जस्ट बाय सेइंग। एक स्टेट बैंक ने अगर पंजाब नेशनल बैंक को एग्जांपल में वो रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक को पैसा उधार दिया है एंड स्टेट बैंक वांट्स इट्स मनी बैक नाउ, तो जस्ट बाय गोइंग इन कॉल मार्केट अनदर कोई ना कोई पैसा देने को रेडी हो जाएगा या पंजाब नेशनल बैंक को पैसा वापस दे देना है। या इट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब विच इज ओपन, जहाँ पे ये इंडियन नहीं आउट ऑफ इंडिया का मार्केट है, ठीक है। एक कंपनी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन मार्केट के थ्रू भी एक्सचेंज मार्केट के थ्रू भी डील कर रही है, मतलब अपना इंडिया का अपना क्या बोलते हैं BSE NSE नहीं, वहाँ पे फॉरेन मार्केट की बात करें, फॉरेन मार्केट एक्सचेंज, इट में भी नैस्डैक, इट में भी डॉ जोन्स, वो वहाँ का मार्केट उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा क्योंकि वो उससे भी कनेक्टेड है। जनरली द कंपनीज, एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए HUL। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर इज हिंदुस्तान यूनिलीवर इट इज जस्ट फॉर इंडिया, बट यूनिलीवर अगर आप बोलोगे तो यूनिलीवर इज वेरी बिग ग्रुप। यूनिलीवर का इट इज ऑल ओवर वर्ल्ड, हर कंट्री में वो अवेलेबल है, तो इट हर वो यूनिलीवर मेन कंपनी जो है उसका पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंस है ना, सारे कंट्रीज में, तो फॉरेन अलग अलग मार्केट्स में भी तो है ना, तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट कि उनको पैसा उधर मिल रहा है कि इधर मिल रहा है, वो उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, मैच्योरिटी। द फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड विच वेरीज फ्रॉम 7 days to 1 year. The minimum maturity period for these instruments is brought down from 3 months to 30 days and is further reduced from 15 days with effect from 25th May 1998. 1998 से तो वो और भी कम कर दिया पीरियड को, पहले इट वाज 30 days, फिर वो 15 दिन पे आ गया, बट अभी वो तो 7 days पे आ चुका है। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? प्लीज फटाफट रिप्लाई दो बच्चों, प्लीज रिप्लाई दो फटाफट। Is this clear? चलिए देन फिर ये कमर्शियल बिल्स विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या क्या देखा सर? हमने आज मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट देखा, फिर कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का डिफरेंस देखा, फिर हमने इससे पहले क्या देखा सर? मनी मार्केट पूरा क्या आता है, जस्ट रिवीजन पार्ट में हमारा आज बहुत मेजर टाइम गया, ठीक है। कल से अभी थोड़ा रिवीजन कम करेंगे और मेन टॉपिक को हम ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। विद दिस वी विल स्टॉप फॉर द डे। Again tomorrow we will meet at the same time. Sure.